हम अपने आय में वृद्धि के लिए कर सकते हैं, इस पर उन्होंने चर्चा की। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सदन को अपनी बात समझाए, अपने अनुभव से सदन को लाभान्वित करे। जी ओम। आदरणीय पवन शर्मा जी। जी ओम प्रणाम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। और आज की योग शिक्षिका बहुत अच्छी रही, उन्होंने बहुत अच्छे योग कराए, उनको बहुत साधुवाद। और आज मैं मुझे मुख्य अतिथि बनाया, दो दादू ने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत आभार। इस योगाहार से क्या मैंने सीखा वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या चीजें इस योगाहार कार्यक्रम से सीखी। सबसे पहले हमने सीखा कि किसी भी टारगेट को कैसे अचीवर करना है, कैसे उसके पीछे दौड़ना है। ये पवन सर ने हमें सिखाया कि कैसे लक्ष्यों के पीछे भाग के अपने लक्ष्य को पूरा करें। ये बहुत देखा हमने जोश देखा जब पहली बार स्वामी जी से मिलने का हुआ भोपाल में, तो हमने मुन्नीलाल सर की गाड़ी की स्पीड देखी कि किस स्पीड से वो मतलब चलाते हैं। जब स्वामी जी आए तो वो ये नहीं देखते कि क्या ट्रैफिक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब लोग ऐसी गाड़ी चलाएं, लेकिन उनकी जो जोश, जो फुर्ती और जो स्वामी जी के प्रति जो समर्पण, इतना देखा मुझे। और जब हमने, और हम दादू सभी लोग थे, रामकृष्ण भैया थे, और जब हम लोगों ने स्वामी जी के चरण छुए तो ऐसा लगा कि हमारे अंदर कोई विशिष्ट ऊर्जा आ गई है। हमारी सारी थकान, सब कुछ दूर हो गई थी। तो ये बड़ा एक बड़े लोगों के जो चरणों का जो छूने से जो ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा आपको हम बता रहे हैं। ऐसे लोगों से हमने लक्ष्यों के पीछे भागना सीखा। हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दुबे जी ने हम लोगों को, संतोष सर जो पूना में है, उनसे हमें जुड़वाया और कहा और आग्रह किया कि आप लोग यहाँ जाके ट्रेनिंग ले। और मैं बताना चाहता हूँ सदन से कि हमने संतोष सर जी से जो ट्रेनिंग ली, उसका बहुत ज्यादा हम फायदा उठा रहे हैं। आज हम लोग अपने ही फॉर्म पे और हमारे साथियों के साथ, नर्मदापुरम की टीम के साथ, हम लोग सब मिलके ट्राइकोडर्मा, बवेरिया बासियाना, ये सारी चीजें हम बना रहे हैं और इसका सफल उपयोग कर रहे हैं। कल मेरे यहाँ दादू आए थे तो मैंने खेतों में उनको ट्राइकोडर्मा का साक्षात असर दिखाया कि कैसे असर हुआ खेतों में। तो उन्होंने जब देखा तो हैरान रह गए कि इतना तेज, इतनी कॉलोनी बन गई है खेतों में ट्राइकोडर्मा की, कि हर जगह जहां पानी जा रहा है वहां ट्राइकोडर्मा ऑटोमेटिक उपज जा रही खेतों के अंदर। तो इसके बड़े लाभ रहे। इस बार हमने देखा कि धान, हमारी जब धान हमने लगाई थी तो देखा कि आसपास की धान सारी गिर गई है, और गिरने से धानों में उन लोगों को काफी नुकसान हुआ। उनकी धान गिरने से कटाई में मिट्टी आई, काफी सारी धान छूट गई। लेकिन हमारी धान में ये शिकायत नहीं आई। हमारी धान बिल्कुल सीधी रही, कोई रस चूसक कीड़े नहीं थे, कोई ब्लाइट नहीं था। हम लोगों ने बराबर ट्राइकोडर्मा, बवेरिया बासियाना, इन चीजों का भरपूर उपयोग किया था और इसके रिजल्ट्स हमें मिले। हमें हमें खुद भी इतना विश्वास नहीं था कि जैविक चीजों का इतना अच्छा असर हो सकता है। जब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे जो नीचे खेत में जहां से मेरा पानी जाता है, मेरे खेतों का बरसाती पानी, और नीचे के खेत में जो छोटे किसान हैं, उनके खेतों में जब मेरा पानी होके गया तो मैंने देखा कि उनके खेतों में भी ट्राइकोडर्मा का मुझे असर दिखा।
अरे इतनी अच्छी दवाएं जैविक हो सकती हैं और इतने पैमाने पे असर करती हैं। जब मैंने संतोष सर जी से बात करी कि सर ये जो मक्का है इसमें फाल आर्मी वर्म लगा हुआ है, और मैंने लगभग आपको बताऊं, मैंने जो फेरोमोन ट्रैप लगाए थे वो लगभग मैंने 1 एकड़ में 10 फेरोमोन ट्रैप लगते हैं, मैंने 100 एकड़ में पूरा फेरोमोन ट्रैप लगाया और 10-10 फेरोमोन ट्रैप लगाए। सारे फेरोमोन ट्रैप में आपको मैं बता दूं कि जो मेल पंखियां हैं उसमें फेरोमोन में जो फीमेल की स्मेल आती है तो उससे मेल इकट्ठे हो जाते हैं उसके अंदर। तो हमने देखा पहले 1-1, 2-2 आए, फिर बाद में करीब 20 से 25-25 मेल जो थे वो हमारे अंदर आ गए। लेकिन उसके बाद भी फेरोमोन ट्रैप लगाया, लाइट ट्रैप लगाए, उसके बाद हमने देखा कि इन चीजों से हमने लगभग 50 से 70% तक इसमें रिजल्ट पाया कि ये जो एक अगर पर्टिकुलर आपको कोई चीज मालूम है कि मेरे खेत में ये चीज की आती है, गुलाबी कलर की इल्ली चने में आती है, अब मैंने ये जान लिया कि मेरे मक्के में ये फॉल आर्मी वर्म आता है, तो मैंने फॉल आर्मी वर्म के लिए जो वर्मा जी हैं अपने योगा कार्यक्रम से, उन्हीं से सीखा ये। तो उनसे मैंने चर्चा करी कि साहब फॉल आर्मी वर्म के लिए क्या फेरोमोन, फिर उन्होंने हमें सजेशन किया वर्मा जी ने कि ये फेरोमोन ट्रैप आपको लगाना पड़ेगा। तो फिर हमने फेरोमोन लगाए और उसमें वो ट्रैप लगाए, फिर देखा हमने कि मेल पंखियां कैसे पकड़ाती हैं। जब मेल पंखियां उनमें आने लगी तो काफी सारा जो पंखियां थी वो उसके अंदर कैद हो गई थी, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोग आपको बता दें कि जो हम लोगों ने ट्रैप बनाए हुए थे, अभी अशोक भैया आए थे तो उन्हें भी दिखाया हमने, तो बहुत अच्छा उन्हें भी लगा कि ये ट्रैप में इतनी पंखियां पकड़ाती हैं और इतना ज्यादा इसमें असर मिलता है, ये उन्होंने देखा। तो हमें बहुत सारे रिजल्ट्स आए। इसी बीच में हमने बबेरिया बासियाना और इसको रेत, बालू रेत में मिला के वो खेत में फेंका था हमने। तो हमने देखा कि जो भुट्टे हैं हमारे, भुट्टे के अंदर इल्लियां, जो मुंह में जो बूच रहती है वहां से वो इल्ली अंदर जाने की कोशिश कर रही है, और वो इल्लियां, हमने कहा कि यार अब तो इसके थोड़े भुट्टे शायद डैमेज करेगी है, लेकिन आपको बताएं हम कि सारी इल्लियों में फफूंद लग गई वाइट कलर की। पूरी पंखियां जितनी भी इल्लियां थी सब सफेद सफेद से भूरे से कलर की हो गई। मैंने संतोष सर जी से चर्चा करी और हमारे जो नर्मदापुरम की टीम है उनसे चर्चा करी कि भाई हमारे यहाँ भी ऐसी सफेद सी इल्लियां होने लगी हैं। फिर हमारे कुछ नर्मदापुरम के साथियों ने भी बताया कि हमारे यहाँ भी ऐसी इल्लियां सफेद होने लगी। हमने तुरंत संतोष सर जी को बताया कि सर ये सफेद हो रही है, तो उन्होंने कहा कि वर्मा जी ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप इनको इकट्ठा करें नहीं तो वो आपकी चिड़िया खा जाएंगी। तो हम लोग खेत पे जब गए और हमने देखा और हजारों चिड़िया उनको खा रही हैं। हमने हमने कहा यार ये तो गजब है, मतलब इतनी सारी निकाल निकाल के जो ऊपर सफेद व्हाइट कलर की जो पड़ी हुई थी उन्हें निकाल निकाल के खा रही है। फिर हमने संतोष सर ने कहा कि उनको लेके आओ, स्टोरेज करो, तो हमने उन्हें लेके आए और उनके बताए अनुसार उनको फ्रिज में स्टोर किया। आज हमारे पास जो बबेरिया बासियाना का जो उसके ऊपर है और वर्टिसाइल का है, जिसका भी होगा वो, तो उन्होंने कहा कि आप इकट्ठा कर लें, मैं जब कभी भी मेरा आना होगा नर्मदापुरम या पूना कोई आएगा तो आप जरूर से भिजवाइएगा। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस योगाहार कार्यक्रम की कि ये जो इल्ली है ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत वर्ष में परेशान कर रही है ये इल्ली। और इस इल्ली की वजह से सारे मक्का जो भी उत्पादित करते हैं उन्हें ये फाल आर्मी वर्म जो बाहर से आया हुआ है ये बहुत परेशान कर रहा है।
और इसका स्ट्रेंथ तो आप लोगों ने डेवलप कर लिया। हमने कहा यार ये कैसे हो गया होगा। देखा, प्रकृति ने ही हम लोगों को दिया और सर ने ही हमें बताया, वैसे ही हम लोगों ने किया। फिर वो इल्लियां हम लोगों ने, नर्मदापुरम के साथियों ने भी, हमने भी, सभी ने इकट्ठी करी हुई है और वो हमारे पास रखी हुई है। जब भी चाहेगा अगर सदन का कोई सदस्य देखना है और तो वो आके देख सकता है कि कैसे हम लोगों ने कलेक्ट करी है। काफी अच्छा उसका रिजल्ट रहा। तो मैं इस, और अब मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों ने इतना फेरोमोन ट्रैप में करीब लाख रुपए खर्च किए होंगे और इन दवाओं में तो बहुत कुछ हुआ नहीं, 5-10 हजार रुपए खर्च हुए होंगे। लेकिन आज हमने लाखों रुपए का जो केमिकल हम डालते थे वो केमिकल हमने बचा लिया। इससे हम लोग साइलेज बनाते हैं, आपको बताएं, मक्के का। हमारे दिमाग में कहीं से आया कि यार साइलेज बनाना चाहिए। लोग बाग अपनी गाय को क्यों छोड़ते हैं, इसमें बहुत सारा अध्ययन किया हमने कि यार ये गाय क्यों छोड़ते हैं आदमी। गाय छोड़ने का कारण सिर्फ ये है कि उन्होंने अपनी पूरी जमीनों को जेसीबी से, ट्रैक्टर से तोड़ लिया है। गाय को चराने की जो जगह थी उसको आदमी ने कैप्चर कर लिया है। अब आदमी के लिए तो दुनिया उगा रही है खाने के लिए, तो हमने सोचा क्यों ना ये गाय के लिए, अपने गाय माता के लिए कुछ ना कुछ उगाया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जमीन का 80% हमने हमारी गाय को दिया और उनके लिए हम लोग साइलेज बनाते हैं। मक्के को जब सोइंग करते हैं और मक्का जब 70 से 75 दिन की हो जाती है तो हम लोग उसको क्रश करके भुट्टे सहित, जब जिस समय भुट्टा खाने की स्टेज में होता है उस समय उसको क्रश करके और उसकी रैपिंग करते हैं और उसकी पैकिंग करके उसको हम लोग बेचते हैं। तकरीबन बारिश में जब मक्का निकलती है तो वो लगभग 100 कुंटल निकल जाती है और ठंड के समय जब मक्का निकलती है तो तकरीबन वो 125 कुंटल से 130 कुंटल पर एकड़ निकलती है। इसमें सरकार की मंशा, मध्य प्रदेश सरकार की, भारत सरकार की भी मंशा इसमें पूरी होती है। वो चाहते हैं कि किसान अपना प्रोडक्ट को अपने खेतों में ही उसको पैक करे। इससे किसान के साथ व्यापारी भी बन जाते हैं और इससे जो आय है वो दुगनी होने के चांस बढ़ जाते हैं। हम लोग जो मक्का उत्पादित करते हैं वो 15 कुंटल होती है। 15 कुंटल मक्का आज अगर हम बाजार में ले जाते हैं तो वो 1200-1300 रुपए बिकती है और 1300 रुपए मक्का बिकने से 20,000 रुपए प्राप्त होते हैं। लेकिन उसी साइलेज को अगर आप पैक कर दें तो वो साइलेज आपका लगभग आपको मैं बताना चाहता हूं कि वो 100 कुंटल प्राप्त होती है और उसे हम लगभग 7 रुपए किलो में बेचते हैं, जो तकरीबन 70,000 रुपए की होती है। रैपिंग और फैक्ट्री का जो खर्च है वो 10,000 रुपए एकड़ एक्स्ट्रा आता है। तो 10,000 रुपए में आपका माल पैक हो जाता है। जहां 20,000 रुपए मक्का में कमा रहे थे तो वहां आप 60,000 रुपए कमाने लगते हैं। ये किसी भी चीज की जब अपन वैल्यू एडिशन करते हैं तो उसमें अपने को प्राप्त होती है। आप नींबू, अगर आपका नींबू है और नींबू आप बाजार में बेचते हैं तो 1 रुपए का नींबू जाता है और अगर उस नींबू के आप बीज निकाल के 10 पौधे तैयार कर लें तो वो 10 ही पौधे 10-10 रुपए के जाते हैं। यानी एक नींबू आपका 100 रुपए का हो सकता है, लेकिन उसके वैल्यूशन एडिशन में आपको जाना पड़ेगा, आपको अंदर तक आना पड़ेगा और उसको तहे दिल से मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने देखा है कि छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, लेकिन उसको अपनी मेहनत से पीछे नहीं रहना चाहिए। मेहनत बहुत जान लगा के करनी चाहिए। जिस मेहनत मैंने देखा है कि जो छोटा किसान है वो थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लेता है, लेकिन मध्यम वर्गीय जो किसान होता है वो सही ढंग से मेहनत नहीं करता, सही ढंग से खेती को देखता नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं करता। उसे अपनी R&D बनानी चाहिए अपने खेत में। अगर 10 एकड़ खेत है तो कम से कम 1/4 एकड़ जमीन में R&D करनी चाहिए। R&D करते समय उसको प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए
कि मेरी जमीन में क्या कम हो रहा है, क्या ज्यादा हो रहा है, कहीं में कोई न्यूट्रिशन तो कम नहीं हो रहा है, मेरे खेत का कार्बन कितना है, मेरी खेत किस तरफ कौन सी फसल ले जाते हैं। आज हमने ये पाया कि खेतों के जो मेड़ों में लोग बाग बल्लर लगाते थे। बल्लर की खेती बाड़ों में होती थी, छोटे छोटी जगह जो खेतों घरों की रहती थी उसमें एक दो बेल लगा लेते थे। मेरे पिताजी सन 70 के एग्रोनॉमिक्स हैं, मेरे गुरु भी हैं, और मुझे हर क्षेत्र में उन्होंने मुझे बढ़ाया है। कभी उन्होंने हतोत्साहित नहीं करा। आज कई बार फसलों में नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने कभी मेरी नुकसानी के लिए मुझे कभी ये नहीं कहा कि बेटा इसमें नुकसान हो गया है। उन्होंने यही बोला कि जो फसल आपने करी है उसको और अच्छे से करो, इसमें ये वाली प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हटाओ और अगली बार इसी को बोना है जिसमें तुम्हें घाटा हुआ है। ये शायद मेरे बढ़ने में नींव का पत्थर साबित हुई है। किसी भी चीज का कोई नुकसान होता है तो छोटा सा एरिया जरूर आप अपने खेत में लगावें, उसमें आप प्रैक्टिकल तौर पे देखें कि आपका निरंतर निरंतर आपके खेतों में जाना, सतर्कता से ध्यान से खेतों को देखना और उस खेत से उपज लेना भी एक टेक्निकल है। आप खेतों में जावें तो प्रतिदिन जाकर अपने खेतों में देखें, गाय अवश्य पालें। ऐसा ना करें कि आप गाय पालने से आपकी खेत में निरंतरता बनी रहती है। अगर आपके खेतों में गाय बंधी है तो आप निश्चित पलटे जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है, आपके दिमाग को आपको मालूम है मेरी गाय को चारा भूसा देना है, तो आप अवश्य जाएंगे। अगर मैंने देखा है आज के किसानों के जिनके खेतों में गाय नहीं है, वो नहीं जा पाते, हफ्ते में एक बार जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं तो खेत की रोड से लौटे आते हैं और गाते हैं तो 15 मिनट में आ जाते हैं। घर की महिलाओं को उन लोगों ने शामिल नहीं करा। बहुत सारी ऐसी घर की महिलाएं हैं जिन्हें अपनी खेतों की मेड़ नहीं मालूम, वो ये नहीं जानती कि हमारा खेत कितना बड़ा है। महिलाओं का जो हस्तक्षेप है वो ज्यादा होना चाहिए खेतों के अंदर। महिलाओं के देखने का जो नजरिया होता है वो एक अलग है। अगर आप उनको खेत में शामिल शामिल करेंगे, मैं बता दूं कि आपका उत्पादन अवश्य बढ़ेगा। महिलाओं को खेतों तक ले जाने की आपको पहल बहुत तगड़ी करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि हमारा खेत कहाँ है, उन्हें ये मौका देना चाहिए। हफ्ते में 1 या 2 दिन आपको उन्हें अपने खेतों तक अवश्य ले जाएं। आप ले जाएंगे, जहां कहते हैं कि जहां लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं वहां लक्ष्मी आती है। मैं मानता हूं कि घर के हर महिला सदस्य, प्रत्येक परिवार की महिला सदस्यों को अगर आप ले जाएंगे तो अवश्य आपके खेत की उन्नति होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो जाके आपके खेतों में हो रही गलतियों को बहुत बारीकी से पकड़ते हैं। मैंने मेरी माता से पाया है, उन्होंने सन 70 में, आपको बता दूं कि एमए किया था, और वो बहुत सब्जी के उत्पादन में बहुत दक्ष है, बहुत अच्छी खेती करती हैं, और हमने बहुत सारी चीजें उनसे सीखी हैं कि कैसे खेती में बढ़ना, कैसे खेती को, कैसे वो एक जो छोटे छोटे जो खेती में काम करने वाले मजदूर होते हैं उनको कैसे कुशल रूप से खेती में अपना योगदान देने की जो कला होती है वो सिखाती हैं। वो कैसे खुरपियों से नींदना, कैसे पेड़ों को संभालना, कहाँ से कौन से पेड़ को शिफ्ट करना, ये सारी चीजें जो बारीकी से होती हैं। मेड़ों में बल्लर निकाल लेना, मेड़ों में मुनगे के पेड़ लगाकर मुनगा प्राप्त कर लेना, ये सारी चीजें होती हैं। बगीचे में आपने अमरूद लगाए हुए, उनके बीच में आप दूसरी फसल ले रहे हैं, तो ये सारी जो संचालन जो होता है ये महिलाएं बहुत अच्छे से पकड़ती हैं। हमने देखा है कि बल्लर की जो फसल है, अभी इस योगाहार कार्यक्रम की बदौलत हमारे यहाँ लगभग हमारे लगभग नर्मदापुरम में 10 से 15 सदस्यों ने इस बल्लर को लिया है, बीज लिया और इस बार लगाया है और सफल रूप से बेच रहे हैं। अभी आपको मैं रूबरू कराऊंगा कि कैसे वो बल्लर उन्होंने तोड़ी और उनका क्या अनुभव है। तो इस योगाहार कार्यक्रम की बदौलत इतनी शिक्षा मिल रही है कि मुझे लगता है कि जो योगाहार कार्यक्रम ऐसा वैसा नहीं है, ये एक पारस है। इसको जो भी छुएगा वो खुद भी पारस बनेगा, ऐसा ये कार्यक्रम है। यहाँ जो मुख्य अतिथि आते हैं
जो दिनेश सर लाते हैं, बहन जी लाती हैं, मुकेश भैया लाते, बहुत सारे सभी सदस्य लोग लाते हैं, तो जो यहाँ मुख्य अतिथि बनते हैं और वो अपने जब वचन कहते हैं, तो जैसे अपन भागवत बिठाते हैं और भागवत में एक ही कथा को जब अपन लोग बार बार सुनते हैं तो उस कथा में जो रस मिलता है वो विशिष्ट होता है। आपने देखा एक बार भागवत सुनने से आदमी कभी बोर नहीं होता। क्यों नहीं होता बोर? ऐसा ही है इस योगाहार कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि आते हैं, वो जब अपनी खेती करने की कला, अपने बिताए हुए खेतों के साथ दिनों के विषय में जब वो बताते हैं तो उससे एक नई ऊर्जा मिलती है। और हम जो खेती कर रहे हैं, ये खेती अथाह सागर है, इसमें हमेशा सीखने की जो प्रवृत्ति है वो आप लोग हमेशा बना के रखें और हमेशा सीखने की प्रवृत्ति को हमेशा जागृत रखें। आप जितना सीखेंगे उतनी आपकी खेती में उन्नति होगी, ये मेरा मानना है। आपको बता दें, इस बार हमने योगाहार कार्यक्रम में जब पवन सर आए थे और हम लोगों ने जब 2-3 गांव में हम लोग जब गए, आपको हम बताएं, तो वहां हमने जब स्कूलों ने हमें बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, आपके फ्रेंड्स स्कूल, बहुत सारे स्कूलों ने हम लोगों को बुलाया था और बहुत सारे स्कूल रह गए। पवन सर को ऐसा लगा कि कहीं हमें तो ऐसी जगह डाल दिया है। मतलब सुबह 8 बजे से निकल रहे हैं, 1 बजे रात तक यात्रा चल रही है। लोगों को यहाँ नर्मदापुरम में ये लग रहा था कि पवन सर से कितनी ऊर्जा ले लें। और हमारे साथियों ने, वर्मा जी थे तीखड़ वाले, और सभी लोगों ने इतने जोर शोर से तैयारी की थी, उनका बहुत साधुवाद। सभी लोगों ने इतने मेहनत की थी और जब पवन सर आए तो हम लोग भी ऐसे लग गए थे मानो कि कोई कहीं से कोई स्वामी हमारे आ गए हैं और वो हमें एक नई दिशा दे रहे हैं। इस जमीन के स्वास्थ्य सुधारने में जो काम कर रहे हैं वो एक भगवान के तुल्य है। क्योंकि जब जमीन माता वो सही नहीं रहेगी तो आगे आने वाली जो जनरेशन है वो क्या प्राप्त करेगी, कैसी मिट्टी मिलेगी? ये मिट्टी का स्वास्थ्य अगर सही नहीं रहेगा तो आगे वाली जनरेशन को हम लोग क्या देने वाले हैं, ये समझना पड़ेगा। हमने देखा है पहले नॉर्मल डिलीवरियां महिलाओं की हो जाती थी, आज अस्पतालों में डिलीवरी बहुत मुश्किल से होती है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है। 1 या 2 बच्चे, आदमी के 2 बच्चे होते हैं, उसी में आदमी हिल जाता है कि कितने पोषण की इतनी भारी कमी। पहले की महिलाओं के 5-5, 6-6 बच्चे, हमने हमारे कर्मचारियों के देखे हैं, उनके 5-5, 6-6 बच्चों के बाद भी वो महिलाएं खेतों में भरपूर काम करती हैं और उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं। क्योंकि देखा है कहीं वो मिलेट्स का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। इस चीज को मोदी जी ने पहचाना कि कैसे मिलेट्स को है और आज पूरे वर्ल्ड में भारत देश के मिलेट्स की वैल्यू हो रही है। सभी लोग अपने खाने में वापस, जो हमारे बुजुर्ग लोग ज्वार खाते थे, हमारे जो सामा की खीर खाते थे, उसका स्वाद फिर से खेतों में, घरों में दिखाई देने लगा है। लोग थोड़ी थोड़ी उत्पादित की तरफ जा रहे हैं और बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं। हमने देखा है खेती में छोटे छोटे खेती वाले भी हमें सिखा जाते हैं। कल जो मुख्य अतिथि आए थे उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा, कैसे हम लोग अपनी खेती को बढ़ावें। तो हमेशा अपने सीखने का जो दरवाजा है उसको हमेशा खुला रखें और हमेशा